तो किडनैपर सावधान होकर भाग जाएंगे। इसीलिए बेहतर होगा कि वो लोग विलेज के बाहर रुककर सही मौके का इंतजार करें और थोड़ा लक पर भरोसा करें। आखिरकार प्लान चेंज होता है और सिर्फ बैरन और कुलाई भेस पहनकर विलेज के अंदर जाते हैं, जहाँ वो खुद को टॉय सेलर्स के रूप में दिखाते हैं। पूरे रास्ते बैरन कुलाई को उसका रोल याद दिलाता रहता है, क्योंकि वो बार बार अपनी एक्टिंग भूल जाती है। लेकिन अजीब बात ये होती है कि हर बार डांट पड़ने पर कुलाई शर्मा जाती है, जैसे उसे डांट भी अच्छी लग रही हो। दोनों विलेज में अपना सामान बेचने लगते हैं और कुछ देर बाद दो छोटे बच्चे उनके पास आकर खिलौने खरीदते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में उनकी माँ वहाँ आ जाती है और उन्हें डांट कर तुरंत वापस ले जाती है। बाद में एक कैंडी सेलर उन्हें बताता है कि पिछले कुछ समय से विलेज में बच्चों के किडनैपिंग के केसेस बढ़ गए हैं। इसी वजह से सभी पेरेंट्स अब बहुत ज्यादा सतर्क हो गए हैं। कुलाई तभी अनजाने में लड़की की आवाज में कुछ बोलने वाली होती है। तभी बैरन तुरंत बात संभालते हुए उस आदमी से कहता है कि वो बीमार है और कभी कभी उसकी आवाज बदल जाती है। वो आदमी इस बात पर यकीन कर लेता है और बिना शक किए वहाँ से चला जाता है। थोड़ी और जांच करने पर बैरन को उन घरों के बाहर के फेंसेस पर एक अजीब पैटर्न नजर आता है, जहाँ से बच्चे गायब हुए थे। वो देखता है कि वहाँ पर कुछ सिंबल्स बने हुए हैं जो किसी महकदार लिक्विड से ड्रॉ किए गए लगते हैं। इस बात का पता लगाने के लिए वो दोनों एक्टिंग करते हुए हार्डवेयर की शॉप में घुस जाते हैं। वहाँ का मालिक बताता है किडनैपिंग के ये केसेस 1 महीने से भी ज्यादा समय से चल रहे हैं, लेकिन सरकार अब तक किसी भी गुनहगार तक नहीं पहुँच पाई। इस बार बैरन कुलाई की तारीफ करता और कहता है कि उसने अच्छा काम किया। कुलाई एक पल के लिए थोड़ी कंफ्यूज हो जाती, क्योंकि इस बार उसे डांट नहीं पड़ी थी। विलेज से बाहर निकलते वक्त बैरन आखिर सब कुछ समझ कर बताता है कि किडनैपर स्नेक तार का इस्तेमाल करके टारगेटेड घरों के फेंसेस पर सिंबल्स बनाते हैं। जैसे ही रात होती है, हवा में जुगनू चमकने लगते हैं, जैसे वो किसी महक की तरफ खींचे जा रहे होते हैं। धीरे धीरे वो सब उन्हीं घरों के आसपास जमा होने लगते हैं जहाँ सिंबल्स बने थे। उस रात लड़कियां अपनी आंखों से सब देख लेती हैं। घर के सामने बना सिंबल हल्की रोशनी से चमकने लगता है, जैसे अंधेरे में कोई सिग्नल दिया जा रहा हो। लेकिन ये शांत रात अचानक से बदल जाती है जब एक किडनैपर चुपके से एक घर में घुसकर एक सोए हुए बच्चे को उठा लेता है। वो तुरंत उसका पीछा करते हैं और उसे जंगल की तरफ भागते हुए देखते हैं। वो सब उसका पीछा करते करते एक बड़े पत्थर के पास पहुँचते हैं, जहाँ वो अचानक गायब हो जाता है। तब बैरन सबको बताता है कि वो लोग एक मैजिकल फॉर्मेशन के अंदर फंस चुके हैं जो किडनैपर्स ने सेट किया, और इससे बाहर निकलने का बस एक ही तरीका है, वो है इसे तोड़ना। ये कहकर वो जमीन से एक लकड़ी का टुकड़ा उठाता है और फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगता है। जैसे ही वो ऐसा करता है, तुरंत उसके आसपास की पूरी जगह बदलने लगती है। अचानक दो बड़े बड़े मॉन्स्टर्स उनका रास्ता रोक कर खड़े हो जाते हैं। हालांकि सभी लड़कियां काफी स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन उन मॉन्स्टर्स की ताकत उनसे कई ज्यादा होती है। जब हालात बहुत मुश्किल हो जाते हैं, तब बैरन बिना देरी किए आगे बढ़ता है। वो सबके सामने खड़े होकर उनके सारे अटैक्स को ब्लॉक करता है और सिर्फ एक ही जोरदार पंच में उन बड़े मॉन्स्टर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसी बीच दूसरी तरफ 3 लड़कियां उस 4 हाथों वाले डरावने मॉन्स्टर से लड़ रही होती हैं। जब उस मॉन्स्टर का सर कट जाता है, तब उसका पूरा शरीर भी बीच से पूरी तरह फट जाता है। काफी लंबी फाइट के बाद बैरन आखिरकार उस मॉन्स्टर को भी हरा देता है। जैसे ही दोनों मॉन्स्टर्स मर जाते हैं, वो मैजिकल फॉर्मेशन तुरंत खत्म हो जाती है और सब लोग वापस से रियल वर्ल्ड में लौट आते हैं। जो बड़ा पत्थर उनका रास्ता रोक रहा था, वो भी गायब हो जाता है। इसके बाद वो सब किडनैपर्स के निशान फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं और आखिर में एक गुफा तक पहुंच जाते हैं। गुफा के अंदर 2 आदमी उन छोटे बच्चों की रखवाली कर रहे होते हैं जिन्हें किडनैप किया गया था। उनमें से एक को देखकर सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो वही कैंडी सेलर होता है जिसे वो विलेज में पहले भी कई बार देख चुके थे। जैसे ही किडनैपर्स को किसी की आने की आहट सुनाई देती है, वो तुरंत घबरा जाते हैं और भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं जा पाते और तुरंत पकड़े जाते हैं। बैरन उन दोनों को स्कॉर्पियन के हवाले कर देता है ताकि उन्हें अथॉरिटीज के पास ले जाया जा सके, जबकि वो खुद बच्चों को आजाद करने लगता है। डर के मारे वो मिठाई वाला आदमी तुरंत घुटनों पर गिर जाता है और बैरन से विनती करता है कि वो इस मामले में ना आए, क्योंकि ये मामला एक ऐसे डेमन कल्ट से जुड़ा हुआ है जो कि अपनी क्रूरता के लिए मशहूर है। पहले जिजिन को लगता है कि शायद वो बच्चों को खाने के लिए किडनैप करते होंगे, लेकिन वो आदमी बताता है कि असल में उन बच्चों को पाला जाता है ताकि उन्हें अगले जनरेशन के रूप में तैयार किया जा सके। वो अपनी जान की भीख मांगते हुए बैरन को एक डील ऑफर करता है। वो कहता है कि वो उन्हें वही फॉर्मेशन टेक्निक सिखा सकता है जिसका इस्तेमाल करके उन्हें फंसाया गया था। वो ये भी बताता है कि वो टेक्निक इतनी पावरफुल है कि एक लेजेंडरी किंग को भी रोकने की ताकत रखती है। बैरन पहले तो उस टेक्निक में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाता, लेकिन आखिर में वो उसकी बात सुन लेता है जब वो मिठाई वाला बताता है कि ये टेक्निक यहीं पास के पहाड़ों के पीछे हासिल हुई थी। वो आदमी रोकर बताता है कि उसने ये सब सिर्फ अपने परिवार के लिए किया है जो घर पर उसका इंतजार कर रहे हैं। बूढ़े माँ बाप और छोटे बच्चे हैं। ये सुनकर लड़कियां चुप हो जाती है और उनमें से कुछ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो आदमी कसम खाता है कि अगर उसे छोड़ दिया जाए तो वो सुधर जाएगा, लेकिन बैरन का चेहरा बिल्कुल नॉर्मल रहता है। वो उसकी बात पर कोई असर नहीं लेता और उसे सीधा अथॉरिटीज के हवाले कर देता है। इसके बाद वो लड़कियों को वहाँ से ले जाता है। रास्ते में कुलाई पूछती कि वो लोग इतनी जल्दी वहाँ से क्यों निकल रहे हैं। इस पर बैरन सीधा जवाब देता है कि उन्हें सरकारी मामलों से दूर रहना चाहिए। उसके हिसाब से ऑफिशियल्स और डाकुओं में ज्यादा फर्क नहीं होता।
वो समझाता है कि मिशन कंप्लीट होते ही उन्हें चुपचाप गायब हो जाना चाहिए, वरना जो लोग इस सब के पीछे हैं वो उनके लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। इसी वजह से उस रात वो लोग वापस इन नहीं जाते, बल्कि पूरा इलाका छोड़कर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ उस इन में एक चेहरे पर गहरे निशान वाला आदमी आता है और रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि क्या कोई सेक्ट के लोग यहाँ रुके थे। पहले तो वो सोचता है, फिर मना कर देता है। ये सुनते ही वो आदमी अपना हाथ उठाता है और एक सांप निकाल कर सीधा जाकर उस नौकर के आसपास लपेट देता है। वो उसे धमकाता है कि अच्छे से याद करे। डर के मारे कांपते हुए आखिरकार वो नौकर सच बोल देता है कि कुछ लोग थे जो सुबह यहाँ से निकल गए। सबने एक तरह का भेष पहना हुआ था। ये सुनते ही वो निशान वाला आदमी तुरंत वहाँ से चला जाता है ताकि हायर अथॉरिटीज को रिपोर्ट कर सके। उसी रात अपने नए छुपने की जगह पर लड़कियों को नींद नहीं आती। वो सब बैठकर बातें करने लगती हैं और बात बैरन की ताकत पर आ जाती है। उनमें से एक लड़की हैरानी से पूछती कि इतना पावरफुल होने के बावजूद भी उसका नाम कभी सुना क्यों नहीं गया। अगली सुबह सब लड़कियां मिलकर कुलाई को फोर्स करती कि वो सीधा बैरन से उसके बारे में पूछे, लेकिन क्योंकि कुलाई ही वो है जिसे सबसे ज्यादा डांट पड़ती है, बाकी उसे रोक लेती है। उस दिन सफर के दौरान अचानक उन्हें मदद के लिए किसी की चीखने की आवाज सुनाई देती है। दूर से देखने पर पता चलता है कि कुछ लोगों पर डाकू हमला कर रहे होते हैं। ये देखते ही लड़कियां तुरंत आगे बढ़ती और उनकी मदद के लिए लड़ने लगती हैं। उनकी ज्यादा संख्या और समझदारी के चलते डाकू ज्यादा देर नहीं टिक पाते हैं और जल्दी ही भाग जाते हैं। लेकिन भागते हुए उनमें से एक आदमी पीछे से छुपकर एक हिडन वेपन फेंक देता है। बेरन तुरंत उस वेपन को हवा में ही पकड़ लेता है। फिर वो सबको सख्त आवाज में समझाता है कि दुश्मन भाग रहा हो तब भी कभी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। जिन लोगों की उन्होंने मदद की होती उनमें से एक जवान लड़का उनके पास आता है। वो शुक्रिया अदा करता और बैरन से उसका नाम पूछता है। बैरन हल्का सा मुस्कुरा कर झूठ बोलता और कहता है कि उसका नाम वांग लू है। उस लड़के के पास खड़ा एक नौजवान सेवक बताता है कि वो लोग द थ्री ओबीडेंसेस नाम के एक सेक्ट से हैं। ये सुनते ही बैरन तुरंत समझ जाता है कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि वो खुद उस सेक्ट से जुड़ा हुआ है और उसने कभी उन दोनों को नहीं देखा। बैरन शांत रहकर उनकी बात को पकड़ लेता और उनका झूठ सामने ला देता है। इसके बाद वो बिना ज्यादा हंगामा किए उन्हें एक हीलिंग मेडिसिन का पाउच दे देते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी वो जवान लड़का आखिरकार सच बोल देता है। वो मानता है कि वो असल में एक बुरे और खतरनाक सेक्ट ब्लड सेक्ट के लीडर का बेटा है। ये सच सुनते ही बैरन एक पल के लिए हैरान रह जाता है। वो समझ जाता है कि सिर्फ कुछ ही बातों में उसने इतने खतरनाक सेक्ट के लीडर के बेटे को बात करने पर मजबूर कर दिया। फिर वो तुरंत लड़कियों को चेतावनी देता है कि बिना सोचे समझे कोई कदम ना उठाए। वो समझाता है कि अगर इतना पावरफुल सेक्ट भी आम डाकुओं के हाथ परेशान हो रहा है तो जरूर इसके पीछे कोई और भी ज्यादा गहरा राज छुपा हुआ है। इस पर किन्यू उन्हें बताता है कि वो लोग सिर्फ एक बूढ़े इंसान की मदद कर रहे थे जिसे डाकू सताते थे, लेकिन उस मदद के बाद से ही वो खुद उन डाकुओं के निशाने पर आ गया है। वो आगे कहता है कि हाँ, भले ही वो एक इविल सेक्ट का वारिस है, लेकिन उसका दिल अपने पिता जैसा डार्क नहीं है। वो बताता है कि लोगों ने उससे बहुत उम्मीदें लगा रखी हैं, लेकिन उसकी एक अजीब और रेयर कंडीशन है जिसकी वजह से वो दूसरों की तरह ट्रेनिंग नहीं कर पाता। इसी वजह से लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते हैं। उसकी वफादार सेवक सोंगनी तुरंत बीच में बोल पड़ती है और अपने मालिक का बचाव करते हुए कहती है कि उनके लिए किन्यू ही सबसे पावरफुल इंसान है। ये सब सुनकर बैरन अचानक सोच में पड़ जाता है। उसे याद आता है किन्यू का कैरेक्टर उस कहानी का एक हीरो जैसा लगता है जो उसने कभी मी इंस्टान नाम की स्टोरी में पढ़ा था। एक कमजोर लड़का जिसके पास एक लॉयल साथी हो जो हमेशा उसके साथ खड़ा रहता है। इसके बाद बैरन शांत तरीके से कहता है कि वो कभी किन्यू के पिता से नफरत नहीं करता, क्योंकि उसने देखा है कि पिछले कई डेंजरस मिशन में भी किन्यू हमेशा बचकर निकल आता था। वो अपनी सोच बताता है कि शायद किन्यू का तीसरा अंकल किनजाओ चुपके से उसकी मदद करता रहा। बचपन से ही किनजाओ जानता था कि किन्यू दूसरों के मुकाबले मार्शल आर्ट्स में स्लो है, लेकिन फिर भी उसने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। वो हमेशा उसकी मदद करता रहा और यहाँ तक कि उसकी माँ का भी साथ दिया। ये सब सुनकर बैरन कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। कहानी के मुताबिक डायमंड सेक्ट के लीडर को कभी उसके तीसरे भाई यानी किनजाओ ने 2 रहस्यमयी वुड दी थी, लेकिन बैरन के अंदर जो सिस्टम होता है वो उसे मजबूर करता है कि वो उस आदमी की तारीफ करे। इसीलिए वो कुछ शब्दों में उसकी तारीफ करता है। फिर अचानक वो अपनी आंखों में आंसू लेकर दुख भरी आवाज में कहता है कि बचपन से ही उसके माँ बाप नहीं रहे और जिस अंकल ने उसे पाला था वो भी मर गए। इस बात ने उसका दिल तोड़ दिया। उसकी ये कहानी सुनकर वहाँ मौजूद सब लोग दुखी हो जाते हैं और उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। काफी देर बातचीत करने के बाद वो सब सेक्ट के गेट के सामने अपने अपने रास्ते पर निकलने वाले होते हैं। वहाँ बैरन सबको साफ कहता है कि कोई भी ये बात बाहर ना बताए कि उन्होंने मिलकर एग्जाम के दौरान एक दूसरे की मदद की थी और बिना किसी जरूरी वजह के उसे ढूंढने की कोशिश भी ना करें। तब जाकर लड़कियों को समझ आता है कि बैरन इतना पॉपुलर क्यों नहीं है। वो खुद को हमेशा अलग और छुपा कर रखता है। इस मिशन के बाद बैरन को सिस्टम से काफी पॉइंट्स मिलते हैं जिससे उसकी पावर बहुत तेजी से बढ़ जाती है। अब वो सिर्फ अपने फोकस से ही हवा में तेज रफ्तार से उड़ सकता है। इसके बाद वो सीधा उस जंगल की तरफ बढ़ता है जहाँ उस मिठाई वाले ने किसी खास किताब का जिक्र किया था। जंगल के अंदर उसे एक बड़ा सा पॉपुलर ट्री मिलता है जिसके टैन में एक गहरा होल होता है। जैसे ही वो उसके पास जाता है सिस्टम एक वार्निंग देता है कि उसे खोलने से पहले तैयार रहे। जैसे ही बैरन उस ट्री के एक खास हिस्से को छूता है तुरंत एक हिडन मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है।
और अचानक एक भारी भरकम आर्मर वाला मॉन्स्टर सामने आ जाता है जो थंडर और फायरबॉल से हमला करने लगता है। बेरन जल्दी से उन सब अटैक्स को डॉज करता है और फिर एक जबरदस्त पंच से उस मॉन्स्टर के बॉडी को तोड़ देता है, जिससे वो पूरी तरह एक्सप्लोड हो जाता है। एक्सप्लोजन के बाद उस आर्मर के अंदर से एक तलवार गिरती है। बैरन को महसूस होता है कि उस बॉक्स के अंदर सिर्फ किताब ही नहीं बल्कि कुछ और भी छुपा हुआ है। अपने हाथ में ग्लव्स पहनकर बैरन धीरे से बॉक्स को खोलता है। जैसे ही वो उसे खोलता है, एक काला वुगोंग मॉन्स्टर अचानक बाहर कूद पड़ता है, लेकिन बैरन तुरंत उसे पकड़ लेता है और वो एक मटेरियल में